क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविनेरिस ने कब किया था? पहला क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविनेरिस ने कब किया था? तो 1801 में किए। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्या? एपीकल्चर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या? एंटोमोलॉजी। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। 6 क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्यों कहा जाता है? फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। 7वां क्वेश्चन है हमारा, कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। ठीक, इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन है हमारा, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाएगा सेरीकल्चर या सेरीकल्चर। फिर 9वां क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन कहलाएगा हमारा एंथ्रोलॉजी। ठीक है, इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन लेते हैं, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन को इक्थियोलॉजी बोलते हैं। क्या? इक्थियोलॉजी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां, मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर या पीसीकल्चर। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक एरिस्टोटल। इसको एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया था? तो अरस्तु ने जो है जीवों को जो है 2 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला है वनस्पति समूह और दूसरा जंतु समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक कैरोलस लीनियस ने लिखी। किसने? कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया? तो कैरोलस लीनियस है कौन? द्विज जगत वर्गीकरण बायोनोमियल नॉर्मल कल्चर के फादर कौन? कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया? तो 2। कौन कौन है वो 2? जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, अगला 17वां क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अब 18वां क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया? द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया? तो ये लीनियस साहब ने किया।
सर्वप्रथम 1969 में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने जो है वर्गीकृत किया? तो व्हिटकर ने किया है। व्हिटकर ने कौन कौन से जगत थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो ये मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? मोनेरा के अंतर्गत। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर है 21। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पिसम सेटिवम, पिसम सेटिवम। इसी प्रकार चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम। क्या? सीसर एरिटिनम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेढक का वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। क्या? फेलिस डोमेस्टिका। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियारिस, कैनिस फैमिलियारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या? मैंजीफेरा इंडिका। इसी प्रकार 28वां क्वेश्चन है हमारा, मक्खी का वैज्ञानिक क्या नाम क्या है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। क्या? मुस्का डोमेस्टिका। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। क्या? ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। ठीक। 30वां क्वेश्चन लेते हैं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या? ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओरिजा सटाइवा। क्या? ओरिजा सटाइवा। ठीक, ओरिजा सटाइवा। तो ऊपर हम लोगों ने जितना भी वैज्ञानिक नाम देखा वे सभी द्विनाम पद्धति के उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? तो द्विनाम पद्धति में पहला शब्द जो है वंश का नाम बताता है। किसका? वंश का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द यानी कि वंश के बाद जो दूसरा शब्द है वो किसका पहचान बताता है? तो जाति, स्पीसीज का, स्पीसीज को बताता है, स्पीसीज को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया? तो पुरकुंजे ने किया। इसने पुरकुंजे ने किया। क्वेश्चन नंबर 35, जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार जो है जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि मतलब ये हुआ कि प्रोटोप्लाज्म को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रोटोप्लाज्म को जो है 2 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का तात्पर्य क्या है? कोशिका द्रव्य, और न्यूक्लियोप्लाज्म का तात्पर्य है केंद्रक द्रव्य से। जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कौन? ऑक्सीजन। जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो जीव द्रव्य में लगभग 80% भाग जल होता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है।
कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है कि कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका का जो है खोज किया। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। और अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो ये शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका ह्यूमन बॉडी में किसकी होती है? लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी तो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, नर्वस सिस्टम की कोशिका। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। कब किया? 1838 और 39 ईस्वी के बीच में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। सेल कितने प्रकार की होती है? ठीक है ना। तो सेल 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता? किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें केंद्रक नहीं होता। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है? तो जाहिर सी बात है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता, तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रकार की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है? किस प्रकार की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है? तो इसका आंसर होगा यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। इसी प्रकार किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। यहाँ पे एक बात और क्वेश्चन और उठता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डिड्यूब ने की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है? तो लाइसोसोम जो है यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं? किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं? तो ये कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार की कोशिका में डीएनए जो है दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं? तो दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, जबकि
प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जो है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां कि लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है 61वां लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? तो इसी का अपोजिट होगा, लिंग प्रजनन क्षमता जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल वॉल की किस चीज का बना होता है? तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान से बना होता है। किससे? पेप्टिडोग्लाइकान। इसी प्रकार आता है अगला क्वेश्चन तारककाय। अभी तारककाय सेंट्रोसोम को बोलते हैं, इसकी खोज किसने की थी? बोबरी ने की थी, जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन? सेंट्रोसोम। ओनली एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की? तो कौन किया? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में प्रथम राइबोसोम की खोज इन्होंने की। रॉबिन्सन ब्राउन ने प्रथम राइबोसोम की खोज जी.ई. पैलेड ने की। राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है? तो राइबोसोम जो है आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। आरएनए का पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने 1886 में। कौन? आल्टमैन ने 1886 ईस्वी में। अब माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने? बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा गया है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। अब कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है इससे रिलेटेड। कोशिका का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। फिर डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसी प्रकार 76 का क्वेश्चन आता है कि गाल्गी काय की खोज किसने की? तो गाल्गी काय की खोज कैमिलो गाल्गी नामक साइंटिस्ट ने। किसने की? कैमिलो गाल्गी नामक साइंटिस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो ये कौन है? गोल्जी बॉडी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की, जो आगे मैं बता चुका हूँ, क्रिश्चियन डी डुबे ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाहरी पदार्थों का भ्रमण और पाचन करने के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा 24 एंजाइम जो है लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है, तो कोशिका का आत्मघाती थैला जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक है हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, एक हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा जो है क्रोमोप्लास्ट, है ना। तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ये पौधों को भोज्य पदार्थों के संश्लेषण में सहायक होता है। फिर हरित लवक का रंग क्या होता है, तो यहाँ पे हरित लवक का रंग जो है हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्णी लवक का रंग क्या होता है, तो अवर्णी लवक का रंग जो है रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णी लवक का रंग क्या होता है, तो वर्णी लवक का रंग जो है रंगीन मुख्य रूप से लाल, पीले एवं नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तो पौधे जो है क्लोरोफिल की सहायता से क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है, तो वही हरित लवक जिसे अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है। ठीक, 89वां क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है, पत्तियों का रंग पीला किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है, तो ये आंसर है कैरोटीन के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, पौधे अपना भोजन का संग्रहण कहाँ करते हैं, तो कहाँ करते हैं, चलो यहाँ भूमिगत तनों में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।